हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सेकंड एपिसोड। अब आपने सोचा है फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने क्या पढ़ा हुआ था, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बेसिक के बारे में मैंने आपको बताया था। बेसिक का मतलब है कि टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बताया था। कुछ मैंने ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत आपको जानकारी दी थी, और हम लोगों ने करंट और ड्रिफ्ट स्पीड के बीच में रिलेशन भी फाइंड किया था, I इज़ इक्वल टू NEA/VD वाला। आपको याद होगा ना? अगर याद नहीं है तो देख लो, लिख दे रहा हूँ, I इज़ इक्वल टू NEA/VD। ये रिलेशन हम लोगों ने फाइंड किया था फर्स्ट एपिसोड में, ठीक है, जो हम लोगों की लाइव क्लास थी। ओके, तो आज हमें इसके आगे का प्रोसीड करना है। इसके हेल्प से हमें ओम्स लॉ फाइंड करना है। तो इसकी हेल्प से हम ओम्स लॉ किस तरह से फाइंड करते हैं, अब हमें वो देखना है। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जब हम लोगों ने ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला निकाला था, तो यही मान के हम लोग चल रहे थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसा हम लोगों ने माना हुआ था। लेकिन ऐसा तब था कंडीशन जब टेम्परेचर हमारे पास कंडक्टर का कैसा था, कांस्टेंट था, ठीक है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं या फिर हम टेम्परेचर को डिक्रीज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ते हैं, अब इन सारी चीज़ों को हमें देखना है। तो चले स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो रिलेशन था वो आ चुका था, I इज़ इक्वल टू NEA/VD। अब इसके आगे का हमें प्रोसीड करना है। तो हमारे पास रिलेशन आ चुका था, I इज़ इक्वल टू NEA/VD। यहाँ पे मैंने आपको बताया था I जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। I क्या है, इलेक्ट्रिक करंट, सिंपल है। N क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन यूनिट वॉल्यूम, यानी यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। अगर हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, जैसे इमेजिन करो एक हमारे पास कोई एक कंडक्टर है, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक कंडक्टर है, चौक दिखाई दे रही है आपको, इसको मान के चलो कि ये कंडक्टर, तो इसके 1 मीटर क्यूब में कितने इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे N से शो हो रहा है, ठीक है ना। यानी N क्या हो गया, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है भाई, अच्छी बात है। E क्या होता है, बच्चों वाली बात है ये, तो क्या होता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और A क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, सिंपल है। और जो VD है उसको हम लोगों ने क्या बोला हुआ था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोला हुआ था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोला हुआ था ना, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं आगे। जैसे हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर के पास अगर मान के चलें कि 2 इलेक्ट्रॉन है, कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने सेलेक्ट कर लिए कि एक कंडक्टर है, उसके पास कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हमने ये मान लिया और एक इलेक्ट्रॉन हमने इसको मान लिया। अब ये वाला इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के पास जब टकराने के लिए जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है वो कोई ना कोई डिस्टेंस को कवर करेगा। तो जो डिस्टेंस को वो कवर करता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। या आप मीन यहाँ पे क्यों लगाया, अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करते हैं तो मीन हो जाएगा भाई, कंडक्टर के पास से 2 इलेक्ट्रॉन तो हो गए नहीं, 10⁻²9 समझ लो ना, इतने पर मीटर क्यूब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसी भी कंडक्टर के पास, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास टकराने के लिए जाएगा तो वो कोई ना कोई डिस्टेंस कवर करेगा। उस डिस्टेंस को हम वैसे तो जनरली क्या बोलते हैं, फ्री पाथ। अगर हम सारे इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास गया, दूसरा गया तीसरे के पास, तीसरा गया चौथे के पास, तो वो जो डिस्टेंस आपस में कवर कर रहे होंगे उन डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, मीन फ्री पाथ, ठीक है भाई, अच्छी बात हो गई। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये मान ले रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसको मान लिया, ये डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, लैम्डा, और लैम्डा को हम बोलते क्या है, फ्री पाथ। सिर्फ यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रॉन को लेके चल रहे हैं इसलिए इसको हमने बोला है फ्री पाथ, ठीक है। एक टर्म यहाँ पे और आता है टाउ, इस टाउ को हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। अब रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास टकराने के लिए जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तक पहुँचेगा तो इसको ऑब्वियस सी बात है कोई ना कोई टाइम तो लग रहा होगा, उसी टाइम को हम क्या बोल देते हैं, टाउ। टाउ का मतलब होता है रिलैक्सेशन टाइम, यानी एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास जाना है टकराने के लिए, तो वो जितना उसको टाइम लगेगा, वो जितना भी टाइम लेगा उसको हम क्या बोल देते हैं, रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया, अच्छी बात है। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ होता है, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है स्टूडेंट्स, न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है F इज़ इक्वल टू ma, कहता है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक F को क्या बोलती है, Q इंटू ई। इलेक्ट्रोस्टैटिक कहता है F इज इक्वल टू होता है Q इंटू ई, ठीक है, ओके।
अब यहाँ पे जो Q है, Q का मतलब क्या हो जाता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे जो चार्ज हम लेके चल रहे हैं वो चार्ज कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो Q की जगह पे हम क्या रखेंगे, E रखेंगे, और E कैसा होगा, माइनस का होगा। माइनस क्यों होगा, अरे यार इलेक्ट्रॉन है ना, तो माइनस तो होगा ही होगा। तो क्या लिख सकते हैं, Ma इज इक्वल टू माइनस E इंटू ई। तो यहाँ से हम लोगों ने फाइंड किया एक्सेलरेशन कितना आ चुका है, माइनस ई अपॉन एम, ये आ चुका है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के बाद अब हमें करना क्या है वो देखते हैं। एक्सेलरेशन आ चुका है, अब हम अप्लाई करते हैं बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, अब आपके दिमाग में शायद एक बात आ रही हो, अगर तुम्हें पता होगा तो आएगी, नहीं पता होगा तो नहीं आएगी, कि सर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर क्यों रहे हैं। आपने तो बताया था कि यहाँ पे स्पीड कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया, और अगर एक्सेलरेशन ज़ीरो हो गया तो फिर हम इक्वेशन ऑफ मोशन तो अप्लाई कर ही नहीं सकते। ये भी बात है भाई, बिल्कुल सही है। लेकिन देखो मुद्दा क्या है, चीज़ क्या है वो सुनो। देखो होगा क्या कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है, जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उससे ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इंक्रीज़ होगी। ठीक है, रिलैक्सेशन टाइम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, डिक्रीज़ होगा कि नहीं होगा। सीधी सी बात है भाई, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो इलेक्ट्रॉन जो है वो तेज़ भागने लगा। ठीक है, अब सुनो, जैसे एक कंडक्टर ये बना दिया, सुनना बहुत गौर से, एक हम लोगों ने ये कंडक्टर बना दिया। अब इस कंडक्टर के पास कई सारे इलेक्ट्रॉन्स भी हैं और कर्नल्स भी हैं, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन्स भी हैं इसके पास, कई सारे कर्नल्स भी हैं। ठीक है, ओके। अब जब इसमें एक नॉर्मल टेम्परेचर है, एक रूम टेम्परेचर है, तो ये इलेक्ट्रॉन कर्नल से टकरा रहे, इलेक्ट्रॉन कर्नल से यहाँ पे टकरा रहे, मूव करते जा रहे हैं आपस में, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ा दिया, जैसे ही हमने यहाँ पे टेम्परेचर को क्या किया, इंक्रीज़ किया, तो टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ कि ये इलेक्ट्रॉन जब इस कर्नल से टकराया होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल से टकराया तो उसकी स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ा, उसकी स्पीड जब वो टकरा गया तो उसकी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर तो हम कंटिन्यूसली बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं। अब वही इलेक्ट्रॉन फिर दूसरे कर्नल से टकराने जाएगा तो वो स्पीड को क्या करेगा, इंक्रीज़ करेगा। जब वो टकरा जाएगा उसकी स्पीड फिर से कम हो जाएगी, फिर वो अगले कर्नल से टकराने जाएगा, फिर वो जब टकराने जाएगा तो अपनी स्पीड को बढ़ाएगा। तो इस तरह से जो यहाँ पे स्पीड है वो क्या होगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, यानी पार्टिकल में, सॉरी इलेक्ट्रॉन में एक्सेलरेशन आ जाएगा। समझ गया ना, क्लियर है, ओके। तो जब एक्सेलरेशन आ जाएगा यार तो ऑब्वियसली बात है फिर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। चलो करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जब हम इसमें अप्लाई करेंगे तो क्या सिचुएशन आएगी, v को हम क्या लिखेंगे, vd, u हमारे पास कितना मान के चलेंगे, 0। एक्सेलरेशन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, माइनस का e/m, ये हम लोगों ने एक्सेलरेशन फाइंड किया है। और टाइम यहाँ पे कौन सा होगा, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो किस चीज़ का एक्सप्रेशन आ रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन आ चुका है, या हम बोल सकते हैं एक रिलेशन आ चुका है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब अगर इसका हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो मैग्नीट्यूड किससे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो माइनस को हटा दिया जाएगा। तो जब इसमें हम माइनस को हटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, E/m इंटू टाउ, ये आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये जो रिलेशन आया वो किस चीज़ में आया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और रिलैक्सेशन टाइम में हमारे पास रिलेशन आ चुका है। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब इस VD को हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, इस VD को हम यूज़ करेंगे इस इक्वेशन में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, VD है ना, तो उस VD को हमें यहाँ पे यूज़ करना है। देखते हैं फिर उसके बाद हमें क्या एक्सप्रेशन मिलता है। चलो यूज़ करते हैं। तो एज वी नो दैट I इज़ इक्वल टू NEA VD, ये होता है। अब इस VD को आप यूज़ करेंगे, तो जब इस VD को आप यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आएगा रिलेशन, I इज़ इक्वल टू NEA, और VD कितना हो जाएगा, E/m इंटू टाउ, ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखो ये E और E क्या हो जाएगा, E², तो फाइनली आएगा I इज़ इक्वल टू NE² A टाउ अपॉन m, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल अपॉन लेंथ लिख सकते हैं ना, V/L। तो क्या हो जाएगा ये V/L, इतना हमारे पास रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो पहले इतना देख लो, अच्छे से नोट कर लो या जो भी है। ठीक है, हो गया इतना, हो गया इतना अच्छे से। ठीक है भाई, अब बढ़ते हैं आगे।
अब ये जो रिलेशन हमारे पास आ चुका है, इसको थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम करा दें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराने से जो हमें एक्सप्रेशन मिलेगा वो क्या होगा, v इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ इंटू में आई रहेगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन तक हम पहुँच चुके हैं। v इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, ओम्स लॉ बस आने ही वाला है। ठीक है, क्लियर है। चलो अब अगर हम बात करते हैं इफ़ टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है कंडक्टर का, मैंने क्या बोला, अगर कंडक्टर का टेम्परेचर कैसा है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे सिचुएशन क्या होगी, बहुत गौर से सुनने की आपको ज़रूरत है। अगर यहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर रिलैक्सेशन टाइम भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे मान लो एक रूम है, एक रूम में 10-15 लोग हैं और वो सब सेम डिस्टेंस पे है। एक ने बॉल फेंकी, दूसरे पे गई, सेम स्पीड से फेंक रहे हैं। दूसरे ने बॉल फेंकी, तीसरे पे गई, तीसरे ने फेंकी, चौथे पे गई, चौथे ने फेंकी, पाँचवें पे गई। जब दोनों बीच की डिस्टेंस सेम है, स्पीड सेम है, तो ऑब्वियसली बात है बॉल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक आदमी से दूसरे आदमी तक जाने में जो टाइम लगेगा यार, वो भी कैसा होगा, हर जगह सेम होगा, बिल्कुल होगा। तो वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। और जब रिलैक्सेशन टाइम फिक्स हो जाएगा, एन फिक्स होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होगा, एम कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली बात है ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, v प्रोपोर्शनल टू i लिख सकते हैं ना, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत। अब लेकिन ये तभी होगा जब टेम्परेचर कैसा हो, कांस्टेंट हो। क्यों, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट ना होता तो फिर टाउ भी फिक्स ना होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स ना होते। अब तुम्हें लग रहा हो सर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे फिक्स नहीं होगा, क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, बिल्कुल करता है। देखो कैसे, कंडक्टर के पास जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻29 पर मीटर क्यूब होता है, समझ रहे हो ना, यूनिट वॉल्यूम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं कंडक्टर के पास। अब अगर हम बात करें टेम्परेचर इंक्रीज़ करने की, तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा रिलीज़ होंगे ना। अब इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कहाँ से हो रहे हैं, अरे यार जो न्यूक्लियस बना हुआ है उसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, उसके पास कर्नल्स भी हैं, पॉजिटिव आयन भी है कि नहीं। तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, रिलीज़ होने लगेंगे। ठीक है, जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होने लगेंगे तो ऑब्वियसली बात है जो n है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करने लगेगा। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स है, 10⁻29 करोड़ों अरबों, पता नहीं खरबों सरबों जो भी होता हो पता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं और अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो उससे जो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और निकलेंगे वो उतने ज़्यादा नहीं निकलेंगे कि हम 10⁻29 से उसको कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो हम यही मान के चलेंगे कि टेम्परेचर को अगर हम इंक्रीज़ भी करते हैं या डिक्रीज़ भी करते हैं तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम फिक्स मान के ही चल लेते हैं। क्योंकि देखो चेंज तो हो रहा है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ भी होगा टेम्परेचर बढ़ाने से, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज़ होगा टेम्परेचर घटाने से, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। लेकिन सिचुएशन क्या है, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं हो रहे जितने उसके पास ऑलरेडी है, तो हम यही मान लें कि कॉन्स्टेंट है नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन। समझ गए ना बात, ठीक है। तो यहाँ पे जो n है वो कांस्टेंट हो जाएगा, m तो कांस्टेंट है ही। अब रही बात लेंथ और एरिया की, देखो लेंथ और एरिया डिपेंड करेगा ऑब्वियसली बात है टेम्परेचर पे। जैसे हमारे पास एक आयरन का वायर है, एक लोहे का तार है, तो ऑब्वियसली बात है जब तुम यार उसको हीट करोगे, गर्म करोगे, टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ होगा। जब उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो उसकी वायर जो होगा वो कैसा होगा, मेल्ट होगा। मेल्ट होगा तो उसकी लेंथ और एरिया दोनों चेंज होंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बोला कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तभी ये चीज़ कांस्टेंट रहेगी। तो आ चुका है v प्रोपोर्शनल टू i, क्लियर है, ओके। अब v प्रोपोर्शनल टू i आ चुका है, यहाँ इसको हमने मान लिया फर्स्ट। इसमें जब हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगा ले रहे, r मान ले रहे इसको हमने मान लिया है सेकंड। यहाँ पे r क्या है लिख दे रहा हूँ, देखो यहाँ पे जो r है वो क्या है, कांस्टेंट है। और इसको हम कहते क्या हैं, क्या कहते हैं इसको, हम क्या कहते हैं इसको, हम कहते हैं रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। तो अब दो इक्वेशन है, दोनों को हम कर रहे हैं क्या, कंपेयर। चलो करते हैं। तो बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, चलो दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं। क्या मिलेगा, r इज़ इक्वल टू पूरी ये क्वांटिटी, r इज़ इक्वल टू ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ। ये हमें
रेजिस्टेंस का फॉर्मूला मिल जाएगा। अब तुमने तो सोचा नहीं होगा कि सर रेजिस्टेंस का ही फॉर्मूला होता, 10th में तो बचपना था, पढ़ते ही नहीं थे कुछ, 10th में तो पता ही नहीं था रेजिस्टेंस का भी कुछ फॉर्मूला होता होगा, लेकिन होता तो है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है यार, ml/ne² a टाउ, यानी रेजिस्टेंस जो है वो रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट कब था? जब टेम्परेचर कांस्टेंट था। अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे होते, अब सुनो फिर से एक बात, अगर हमने टेम्परेचर को बढ़ाया होता, ड्रिफ्ट स्पीड पे क्या पड़ा होता, फ़र्क बढ़ी होती, तेज़ चलने लगे होंगे इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली। अरे यार तुम्हें गर्म छत पे छोड़ दिया जाए तो तेज़ भागोगे कि नहीं भागोगे? ऑब्वियसली बात है, तेज़ भागोगे फिर, ठीक है। तो टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो जो इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड है या ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होगी? इंक्रीज़ होती जाएगी, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज़ होगी तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन जो टकराने जा रहा है, कर्नल से टकराने जा रहा है, तो वो जल्दी पहुँच जाएगा ना, तेज़ भागेगा तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखो रिलैक्सेशन टाइम अगर कम होगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ हो जाएगा। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ता है, और टेम्परेचर के घटाने से रेजिस्टेंस क्या होता है? घटता है। इतनी बात में कोई डाउट नहीं होगा ना? होगा भी तो पूछ लेना, कमेंट कर देना अगर होगा, है कि नहीं? चलो अच्छी बात है, अब आगे देखते हैं इसमें। तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। वैसे V=IR तो सबको पता ही है कि V=IR होता क्या है। तो जो हमारी सेकंड इक्वेशन आई थी, लिख दे रहे हैं यहाँ पे, इक्वेशन सेकंड इज नोन एज ओम्स लॉ। इक्वेशन सेकंड इज नोन एज ओम्स लॉ, यानी इक्वेशन सेकंड को हम क्या बोलते हैं? सेकंड को ही तो हम क्या बोलते हैं? ओम्स लॉ बोलते हैं, ठीक है। ये V=RI, यही तो ओम्स लॉ है हमारा, है कि नहीं है? लेकिन ओम्स लॉ वैलिड कब होता है? और सिर्फ तब वैलिड होता है जब टेम्परेचर हमारे पास कंडक्टर का कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। कैसा होगा? कांस्टेंट होगा। इतनी बात में कोई डाउट है? नहीं है ना? चलो ठीक। अब हम इसमें बात करते हैं थोड़ा कुछ और चीज़ों की। अब यहाँ पे देखो, जो ये रेजिस्टेंस आया होता, यार ये क्या हो रहा है? चलो ठीक। अब जो हमारे पास ये रेजिस्टेंस आया था, अब थोड़ा यहाँ पे हम देख लेते हैं इसमें सिचुएशन क्या है। देखो 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है कंडक्टर, एक होता है इंसुलेटर, और एक होता है सेमीकंडक्टर, होता है ना? ठीक है, अच्छी बात है। कंडक्टर की बात हो रही है अभी, किस चीज़ की बात हो रही है? कंडक्टर की। सेमीकंडक्टर की बात, इंसुलेटर की बात वो आगे होगी कि टेम्परेचर बढ़ाने से इंसुलेटर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, इंसुलेटर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर के चेंज होने से सेमीकंडक्टर के रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब बातें होंगी आगे के लेक्चर्स में। आज हमें जो देखना है वो क्या है कि टेम्परेचर पे किस तरह से डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, किसके लिए? कंडक्टर के लिए। समझ गया हो ना बात? ठीक है। तो ये हम लोगों ने फाइंड कर लिया है यहाँ तक ओम्स लॉ। इतनी बात में किसी कोई दिक्कत हो तो बता दो, पूछ लो, देख लो अच्छे से इसको, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, जो भी करना है तुम देख लो अपने हिसाब से, जो भी ठीक लगे। तो ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का एपिसोड नंबर 2 चल रहा है, और एपिसोड 1 है। आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, तो पहला वाला भी देख सकते हैं। और एक चीज़ और, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज तुम्हें बता दूं यार, ठीक है। वैसे तो डिस्क्रिप्शन में उसको मेंशन करता हूं, लेकिन मैं बोल के भी बता दूं एक बार, अगर आप लोगों को परफेक्ट अच्छे से नोट्स चाहिए हर एक चैप्टर के, ठीक है, तो हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी आप लोग ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप में हम सारे नोट्स वहाँ पे अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आप PDF फॉर्म में उसको डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई उसका चार्ज नहीं है, ठीक है। दान ही बहुत हूँ मैं, दान बहुत करता हूँ, कोई उसका चार्ज लूँगा नहीं, ठीक है। तो इतना आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है भाई। तो ये आ चुका है हमारे पास ओम्स लॉ, ओके। अब तो इसमें जो अभी ये बात बताई गई है, इसको आप लोग बहुत अच्छे से याद रखेंगे कि टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने से क्या होगा? ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी? इंक्रीज़ हो जाएगी, और जब ड्रिफ्ट स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगी तो फिर रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और जब रिलैक्सेशन टाइम कम हो जाएगा तो फिर रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ जाएगा? रेजिस्टेंस जो है वो कंडक्टर का इंक्रीज़ हो जाएगा। बिल्कुल सेम सिचुएशन होगी, ठीक है। तो इसमें जो क्वेश्चन है वो किस टाइप से बनता है, क्वेश्चन इसमें किस टाइप से बनता है वो मैं बता दूं आपको। व्हाट इज़ द, 1 नंबर का है क्वेश्चन, ये तो सिंपल। व्हाट इज़ द
effect on resistance. What is the effect on resistance of conductor on increasing the temperature? Increasing the temperature. तो यार आंसर तो अभी पता चल गया ना आपको, सबको आंसर पता चल गया। बताओ आंसर इसका क्या है, इसका आंसर क्या है आंसर कमेंट में बता देना आंसर क्या है। ईमानदारी दिखाना, थोड़ा वीडियो पॉज करके कमेंट में डाल देना आंसर पहले, तभी बताना, ठीक है। हम तो बता ही रहे अभी, तुम बताओ पहले। रेजिस्टेंस के अगर हम कंडक्टर के रेजिस्टेंस की बात करें, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा रेजिस्टेंस पे, बताओ। रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, रेजिस्टेंस ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। यानी रेजिस्टेंस जो है वो क्या होता जाता है, इंक्रीज़ होता जाएगा, ठीक है। ओके, तो आज के एपिसोड में हम लोग इतना ही रखेंगे, ठीक है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का हमारा एपिसोड है तो उसमें हम इतना ही रखेंगे। और अब इसके आगे का जो भी पार्ट है या कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स है या रेजिस्टिविटी के बारे में डिटेल में चर्चा होगी, और उससे रिलेटेड कुछ हम इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी ट्राई करेंगे, ठीक है। वीडियो के अंदर ही न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू वेरी मच।